हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। आज के मॉड्यूल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे द चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लास्ट लेक्चर तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? वी टॉक्ड अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वी ऑल्सो स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, we also discussed the structure of ovary, the TS of the ovary, and also the further developmental stages of the ovary. Apart from that, we also discussed what is the structure of the fallopian tube or what is oviduct. अगर बच्चों आपने ये वीडियोस या ये टॉपिक्स अगर आपने देखे नहीं है तो डेफिनेटली आप पीछे जाइए, वो मॉड्यूल्स कवर करिए और फिर वापस आगे आ जाइए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी के लेक्चर में, अभी के मॉड्यूल में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट organ of the female reproductive system, which is called as uterus. Okay, so now moving on to the uterus wala part. Now uterus, as we commonly know, that it is also called as the womb. So इसको आप womb भी बोलते हो। womb function क्या है इसका? What will be the function of the uterus? Uterus will play a very important role for maintenance of the newborn or the young born which is about to born after the delivery. So the baby which is there in the mother's womb for the period of 9 months is nourished, is developed in this bag, hollow bag like structure which is called as the uterus. So students, uterus ka basic function is to help in the development of the baby. बेबी का जो डेवलपमेंट है वो सारा का सारा यूट्रस में ही होता है। यूट्रस के बेसिकली अपन जब डिस्कस करेंगे तो यूट्रस के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। वी हैव 3 parts of the uterus. So basically अगर अपन इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, so you have a ovary, then you have a oviduct. अभी मैं I'm drawing this one side and then you have a structure like this, isn't it? So when you draw it, so this is your carry forward and something like this. Okay, so when you understand this in detail, you will understand that इसका ना जो structure है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। मतलब यूट्रस को ही अगर हम विजिबली देखेंगे तो हमारा यूट्रस जो रहता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट अपर डोम शेप्ड पार्ट, देन द मेन पार्ट एंड द लोअर मोस्ट पार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहला वाला पार्ट कौन सा। तो सबसे पहला वाला जो डोम शेप है, डोम शेप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फंडस पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा। सेकेंड पार्ट जो होता है, सेकेंड पार्ट इज द मेन बॉडी which is the uterus का सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। एंड द थर्ड पार्ट इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज सर्विक्स। ओके स्टूडेंट्स, सर्विक्स। सो ये 3 पार्ट हमारे यूट्रस के हो गए। सर्विक्स के बाद देन वी टॉक अबाउट द important copulatory region or organ which is called as the vagina. Vagina is completely different and when we talk about uterus हम लोग इन 3 parts के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 3 कौन से पार्ट्स हैं? तो सबसे पहला is fundus, then you have the body and then you have the cervix. Very good. So now when we talk about fundus, I will make you understand the significance of each and every part so as you will remember it nicely. जो फंडस वाला पार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, फंडस वाला पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। Now you must wonder what is implantation. Let's go back in 10th standard and just try and recollect that when one male gamete and one female gamete fuses, okay, जब वो फ्यूज करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक सेल मिलता है, सिंगल सेल, which is the first cell of life, which was called as, correct, zygote. So when the zygote is formed, the entire zygote has to further mature into a baby. उसको बेबी बनना है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, that process is going to take place at certain point and उस पॉइंट में, उस रीजन पे जहां पे उसका अटैचमेंट यूट्रस के साथ ही साथ जो नरिशमेंट का जो फर्दर काम है, जो डेवलपमेंट का जो फर्दर काम है, वो सारा का सारा जो काम होता है, दैट हैपेंस इन द फंडस रीजन। सो फंडस रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब क्या? व्हेन यू आर हेल्पिंग द एम्ब्रियो, द जाइगोट के बाद वाला जो स्टेज है उसको आप अटैच करने में हेल्प करते हो इन द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस विच इज कॉल्ड एज द डोम शेप्ड फंडस। देन यू हैव द बॉडी. This body is the central part, okay, it is the middlemost part. If you look at the structure of the uterus, you will realize that वो जो main जो part होता है हमारा, जो central वाला part है, वो सारा का सारा
बॉडी वाला पार्ट है। ये जो बॉडी वाला पार्ट होता है, दिस बॉडी वाला पार्ट हेल्प्स इन सिक्रीशन और मेंटेनेंस ऑफ द बेड। नाउ व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय बेड? सी, जब डेवलपमेंट हो रहा है ना, डेवलपमेंट बेबी का जब हो रहा है तो एक कुशन जैसा लेयर बन जाता है अराउंड द यूट्रस, एंड ये जो लेयर है यूट्रस का, दैट लेयर इज कंटेन्ड इन द बॉडी वाला रीजन। सो बॉडी के रीजन में आपको एक लेयर मिलता है, दैट लेयर विल एंश्योर दैट द प्रॉपर कंडीशंस, proper environment is given to the baby. Okay, so that is the middlemost part, which is the body of the uterus, and then you have what is called as the cervix. Cervix जो होता है, cervix which is the last part here, जो cervix वाला part, it is the most distal part. Okay, distal मतलब क्या? It is towards the end, towards the end वाला part. जो cervix होता है, it is the most distal part, and apart from that the cervix is very narrow. You can see, अगर आप जरा कंपेयर करो फंडस के कंपैरिजन में, बॉडी के कंपैरिजन में, और अपना इसके सर्विक्स को कंपेयर करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि सर्विक्स का जो लेंथ है, मतलब जो डायमेंशन है, वो काफी ज्यादा नैरो है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स। सर्विक्स जो होता है ना, सर्विक्स इन अ वे इट इज गोइंग टू होल्ड द बेबी। ओके, इन शॉर्ट अगर एकदम लेमन टर्म्स में अपन समझे तो बेबी को होल्ड करने का काम सर्विक्स करता है। कैसे? सर्विक्स के पास दो लेयर्स होती है स्टूडेंट्स, दो लेयर्स होता है सर्विक्स के पास हमारा। मैं यहां पे लिख रहा हूं, सर्विक्स हैज 2 लेयर्स। कौन से है? वन एंड द सेकेंड। द फर्स्ट लेयर विच इज इंटरनल टू द यूट्रस, ओके, मतलब नियर टू द यूट्रस, इज व्हाट इज कॉल्ड एज internal os, okay, and which is present towards the vagina is what is called as external os. ओके, ऐसे अपन ने सर्विक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो जो यूट्रस की तरफ फेस कर रहा है उसको अपन ने बोलेंगे इंटरनल ऑस, और जो बाहर की तरफ है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल ऑस। नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, जो यूट्रस होता है उसके भाई साहब के 3 लेयर्स है। वी हैव 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ द यूट्रस। मैं यहां पे बना रहा हूं, यू हैव 3 लेयर्स ऑफ द यूट्रस। ओके स्टूडेंट्स, यूट्रस के हमारे 3 टोटल लेयर है। कौन से? लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। द वेरी फर्स्ट लेयर इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज perimetrium. Okay, then you have the middle most layer which is called as myometrium. Okay, and the third layer is what is called as endometrium. Okay, स्टूडेंट्स, ये तीनों लेयर का थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंस है, बट मैं एक इंपॉर्टेंट फोकस देना चाहूंगा यहाँ पे मायोमेट्रियम की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज मायोमेट्रियम? मायोमेट्रियम ये जो होता है ना, मायोमेट्रियम आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, ये जो मायोमेट्रियम होता है, दिस मायोमेट्रियम इज वेरी वेरी मस्क्यूलर। ओके, जो मायोमेट्रियम, सॉरी, मायोमेट्रियम जो होता है, मायोमेट्रियम, जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट रीराइट इट। सो मायोमेट्रियम जो होता है, इट इज अ मिडल मोस्ट लेयर, okay, and it is muscular. Okay, it is muscular. Function: whenever the development of the baby is complete, next process क्या है? Next process is to push out the baby, and that pushing out of the baby through vagina happens due to contraction of the uterus. So uterus का जब contraction हो रहा है, uterus का जब squeezing हो रहा है, उस केस में हमारे पास मायोमेट्रियम जो मिडल मोस्ट मस्क्यूलर लेयर है वो हमको हेल्प करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज डिलीवरी। डिलीवरी को बायोलॉजी में हम लोग बोलते हैं, वी कॉल एज पार्चुरेशन। ओके, वी कॉल इट एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इन सिंपल टर्म्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिलीवरी। आप चाहिए तो डिलीवरी भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो मायोमेट्रियम इज मस्क्यूलर, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है ना, इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या बताया मैंने? करेक्ट, तो द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज द एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम होता है ना, एंडोमेट्रियम इज बेसिकली जनरली कंटेनिंग म्यूकस। ओके, इसके पास म्यूकस होता है, और एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग होता है, लाइनिंग का मतलब क्या है? उसका जो थिकनिंग है, वो थिकनिंग इज हाईली वेरिएबल। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, मतलब क्या? डिपेंडिंग अपॉन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इट इज, कौन से डेवलपमेंट के स्टेज में है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से
इसका जो एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है, जो थिकनिंग है, वो वेरी कर सकता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट लेयर्स हम लोग डिस्कस किए हैं। वन इज मायोमेट्रियम विच विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ, correct, and the second is what is called as endometrium, which contains a lot of mucus and its thickness is completely variable and dependent on based on which phase of development of the baby, or if the baby is not there in the womb, or in case the fertilization has not occurred, in that case what will be the thickness will be completely determined on the amount of hormones which are present. So hormones, जो भी hormones है, जो भी hormones present है, उसके हिसाब से हमारा जो थिकनिंग है, जो लाइनिंग है, वो काफी ज्यादा वेरी करता है। ओके, तो ये बेसिक यूट्रस के बारे में हो। यूट्रस can hold a baby for the period of about 9 months and ensure that the baby gets a very safe environment, gets complete nutrition what it wants, and at the same time it will also ensure that the nutrition which are delivered through the mother's blood reaches to the baby through a ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, याद करिए, कुछ पता रहेगा आपको इसके बारे में। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा। सो इसके थ्रू, इस मैकेनिज्म के थ्रू बेबी 9 महीने के लिए न्यूट्रिशन डिराइव करता है और ये यूट्रस में प्रेजेंट रहता है। सो यूट्रस के अंदर कंप्लीट मूवमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स इज इंश्योर्ड, प्रोटेक्टेड, कवर्ड बाय दिस मेजर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज यूट्रस। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी यूट्रस के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लिया। नेक्स्ट पार्ट will be what is called as vagina. Okay, vagina. Now vagina is the copulatory organ. Okay, it is the copulatory organ. What do you mean by copulatory organ? मैं तुमको लास्ट लेक्चर में, लास्ट मॉड्यूल में तुमको मैंने बताया था copulatory organ क्या होता है। Copulatory organ is a organ which can help in the process of intercourse or the process of reproduction. मतलब क्या, अब ये copulatory organ का सर फंक्शन क्या होगा? फंक्शन is to receive, the function is to receive the sperms during the process of intercourse. Okay, sexual intercourse के दौरान sperm का receiving जो रहता है, that is done through the vagina. Again vagina has 3 different layers. इसमें से एक layer जो होता है which is the mucosal layer, innermost. Okay, innermost layer is mucosal. Innermost layer is what is called as the mucosal layer. Okay, then you have the muscular layer which is in the middle. Okay, muscular layer है तुम्हारे पास, and then you have what is called as the adventitia layer. Okay, adventitia layer. इसमें से एक इंपॉर्टेंट लेयर है यहाँ पे जो म्यूकोजल लेयर है ना, म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजल का मतलब क्या है बच्चों? म्यूकोजल का मतलब इट कंटेन्स व्हाट इज कॉल्ड एज म्यूकस। म्यूकस प्रेजेंट होता है वहां पे। अपार्ट फ्रॉम दैट वजाइना का एनवायरनमेंट जो होता है ना, वजाइना का एनवायरनमेंट, सी वजाइना इज जस्ट लाइक एनी अदर एंट्री रूट। जैसे कि हम लोगों ने बोला माउथ, ना माउथ इज अ डायरेक्ट ओपन पैसेज to enter into your system, and this brings about a lot of infections also. There are different kinds of infection, what you can consume, what you consume in the form of food, whatever you consume in as a form of junk. So when you consume food, if that food contains any kind of infection, any kind of bacteria, it is straight going to travel down into your system and infect you, because it's an open pathway directly into your system. Yes, तो अभी similarly जो vagina होता है, it's a direct entry. ओके, डायरेक्ट एंट्री रूट है, तो हम लोग को इंश्योर करना है कि वहां से इन्फेक्शंस कोई भी टाइप का, इट कैन बी अ बैक्टीरिया, इट शुड नॉट एंटर, और इट कैन बी फंगस फॉर दैट मैटर। अगर वो एंट्री नहीं ले रहा है, इसका इंश्योरिटी, इसका जिम्मेदारी जो है वो वजाइना के एनवायरमेंट ने लिया हुआ है। सो वजाइना का एनवायरमेंट जो होता है ना बच्चों, वो जनरली एसिडिक होता है। एसिडिक एनवायरमेंट क्या प्रोवाइड करेगा? एसिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। एसिडिटी प्रोवाइड होने की वजह से क्या हो रहा है? Because of the acidic barrier which is created, no bacteria can enter into the vagina. Because there is no bacteria entering into the vagina, there may not be any kind of infection. But again, it will have certain flaws which are for another topic to discuss. But having said that, by and large, when you talk about it, that vagina is acidic, and this can be a very important question here, that acidity of the vagina is dependent on which factors or what factors. One factor which I would like to highlight here is what is called as glycogen. Okay, the acidity of the vagina is due to what is called as glycogen. Now apart from that, the exit point of the vagina, the terminal part of the vagina. Okay, so let's quickly have a glance over it. So now I'm just drawing vagina. Okay,
सो मान लो कि मैंने यहाँ पे ये वजाइना बनाया है, तो वजाइना के सरफेस पे मतलब जो एंट्री पॉइंट है वहां पे, यहाँ पे यू मे फाइंड अ वेरी थिक लेयर। ओके, ये बहुत ज्यादा थिक लेयर होगा। कोई बता सकता है सोच के कि ये थिक लेयर किसका है स्टूडेंट्स? क्या हो सकता है यहाँ पे? शायद आपने इसके बारे में पढ़ा है। दिस लेयर इज व्हाट इज कॉल्ड एज हाइमेन। hymen. So when I talk about vagina, it's terminal part. Terminal मतलब क्या? Yes, correct. Terminal part is the ending part. So terminal part पे there is a very fold of what is called as mucus. म्यूकस का एक फोल्ड है और उस म्यूकस के फोल्ड को हम लोग बोलते हैं हाइमन। हाइमन इज अ प्रोटेक्टिव म्यूकस फोल्ड विच avoids or prevents the entry of the microorganism into the vagina. So vagina में entry करने से पहले ये thick mucus का fold होता है, but again having said that, it's important for you to know that hymen may not be a 100% kind of a barrier. वो 100% का barrier नहीं है। This hymen can be broken down due to different kinds of activities, different kinds of physical activities. Some of the activities can be playing sports, it can be riding a bicycle, it can be swimming, it can be any kind of physical lower body exercise. So all of these factors can break down hymen. So hymen may not be 100% method for protection against different kinds of bacteria. So having said that, broadly अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत, तो yes, this is what a structure or the function of the vagina is. Apart from that, receiving the sperm, enabling them for the process of fertilization up into the uterus. And अगर आपको ये पता रहेगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब बात किया था, तो हम लोगों ने बात किया था ओविडक्ट का। ओविडक्ट के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। चलो याद करो, फटाफट याद करो। दो इधर वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करना है। क्या बताया था मैंने यहाँ पे? एम्प्यूला इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? Site of fertilization मतलब male gamete and female gamete is going to fuse together at that point, and that point was called as ampulla. वहां तक स्पर्म को पहुंचने का जिम्मेदारी किसका है? तो स्पर्म को पहुंचाने का जिम्मेदारी, वो एंट्री एक्सेस देना, वो एनवायरमेंट्स क्रिएट करना, वो सब जो फैसिलिटेशन है, that happens or starts through this part called as vagina. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब क्या है कि वजाइना से एंटर हुआ, फिर फर्दर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, सिक्रीशंस, केमिकल्स विल हेल्प द स्पर्म फॉर द मोटिलिटी प्रोसेस। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ में आ रहा है आपको। अभी तक हम लोगों ने वजाइना भी खत्म किया। ओके, वजाइना भी खत्म। अभी वजाइना के बाद अपने को एक पार्ट जो डिस्कस करना है, विच इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। Now students, what do you mean by external genitalia? See, when I was talking about male reproductive system, we had certain structures which were outside the body. Can you recollect some of them? Can you recollect some of them? देखिए जरा इधर वीडियो को पॉज करो, वापस recollect करने का ट्राई करिए। Yes, it was penis, it was testis, it was scrotum. ये सारे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल थे, एब्डोमिन कैविटी के बाहर थे, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया थे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जो हमारे एब्डोमिन कैविटी के बाहर है, मतलब बॉडी के इन शॉर्ट बाहर है। Similarly, even in females, you have what is called as external genitalia. Now, these external genitalia in totality, जब अपन बात करते हैं external genitalia के बारे में, external genitalia, when we talk about what is called as external genitalia, सबसे important point of highlight is what is called as vestibule. Vestibule. Now, what is vestibule, students? Vestibule is that depression or that cavity where the vagina is present. जहां पे वो region है पूरा female reproductive system का, जहां पे जगह present है, उस जगह में उस location को आप बोलते हो vestibule. So next, apart from vestibule, you have what is called as labia majora. Okay, labia majora. इसके साथ मैं और एक part ले रहा हूं, which is called as labia minora. ओके, इन दोनों पार्ट्स को एक साथ देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा है क्या? सो व्हेन आई ड्रॉ, से फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ वजाइना, सो यू विल हैव अ पेरिफेरल स्ट्रक्चर लाइक दिस, एंड उसके साथ सराउंडिंग में एक कवर की तरह, एक फ्लैप की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक फ्लैप की तरह ऐसा स्ट्रक्चर होता है। दिस सराउंडिंग स्ट्रक्चर व्हाट यू सी इज नथिंग बट द लेबिया मेजोरा। ओके, ये लेबिया मेजोरा के इनर साइड में देयर इज अ फोल्ड हियर। ठीक है, ये इनर साइड पे एक फोल्ड है।
fold. That fold is what is called as the labia minora. Labia minora का क्या रहेगा? It is the inner fold. Okay. Labia majora जो रहता है, that is the major or outer fold. Okay. इसका region जो रहता है, it is outer fold. ये outer fold है, आउटर फोल्ड है. अभी लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, स्टूडेंट सुनिए, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा दोनों एक जगह पे कनेक्ट करेंगे, मतलब एक जगह पे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने वाला है. दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर लेबिया मेजोरा प्लस लेबिया माइनोरा, जिस लोकेशन पे वो जुड़ने वाले हैं उस लोकेशन को हम लोग we call as forechit. ओके, उसको हम लोग बोलते हैं forechit. So forechit क्या है? Forechit is a point of intersection of labia majora and labia minora. So ये हम लोगों ने बात कर लिया, वेस्टिब्यूल देख लिया है, हम लोगों ने labia majora देख लिया है, labia minora देख लिया. Number four we're discussing and talking about what is called as the clitoris. Okay, clitoris. Now, clitoris is what is called as the female erectile tissue. Female erectile tissue. ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए. फीमेल इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब क्या है बच्चों? मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल अराउजल दिस टिश्यू माइट हैव सम काइंड ऑफ इरेक्शन. नाउ कैन यू रिकलेक्ट दिस, बिकॉज ये थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है मुझे कोई तो एक चीज से. कैन यू रिकलेक्ट इट? मेल्स में you have a similar type of erectile tissue which is called as penis. So penis के अंदर you had one layer which is called as a corpora cavernosa. Yes, last module में हम लोगों ने discuss किया था. So corpora cavernosa, which was the layer in the penis responsible for the protection for the process of erection, similar kind of function or similar kind of nature is of what is called as the clitoris. So clitoris is a erectile tissue. It is an erectile region which is clitoris, and because you can find some similarity, clitoris is homologous. It is homologous to penis in males. Okay, males में. और अगर किसी ने और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा तो बोलना है मेल्स में कौन सा रीजन है सर? मेल्स में है हमारा कॉर्परा कैवर्नोसा. सो कॉर्परा कैवर्नोसा जो है वो एक सिमिलर रीजन है मेल्स और फीमेल्स के अंदर, इसकी वजह से अपन उसको होमोलोगस बोलते हैं. I hope you're able to understand, students, what I'm trying to say. And apart from that, the next part, which is the fifth part, is what is called as mons pubis. Okay, mons pubis. Now, students, what is mons pubis? Mons pubis is nothing but the fleshy elevation. ठीक है, फ्लैशी एलिवेशन मतलब सरफेस पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सरफेस पे यहाँ पे you will have some kind of elevation which will be a fatty tissue. It will be a fatty covering. So in a way mons pubis is like a fleshy elevation. So fleshy elevation है एक तरीके का फ्लैशी एलिवेशन. ये सारा जो अपन ने अभी तक बात किया है वो सारा का सारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो अभी भी पेंडिंग है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फीडिंग. ओके, फॉर द प्रोसेस ऑफ फीडिंग इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज द mammary glands. Now you should understand that mammary glands is a very characteristic feature of mammals. Students, नाम में देख लीजिए, mammary glands एक ऐसा फीचर है जो mammals में प्रेजेंट होता है. फंक्शन क्या है? Function is nothing but to feed the young one when that young one is not able to feed himself or herself. So when वो छोटा सा जो बेबी होता है, वो बेबी जब खुद का नरिशमेंट खुद मैनेज नहीं कर पाता, so his or her mother is responsible for the process of feeding. So उसको फीडिंग करने के लिए उधर फीड हो, बच्चा फीड हो, उसके लिए हमारे पास mammary glands होते हैं. So mammary glands is a very characteristic feature of female mammals. And when I talk about the mammary glands, which are also called as breast, what is the location of the breast, students? Breast का location क्या है? Breast are located on the anterior wall. I'll just make it little more technical so as तुमको पता हो ये चीज, that breast is located on the anterior wall of thorax.
थोरैक्स मतलब क्या? चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के एंटीरियर वॉल का मतलब क्या है? मतलब फ्रंटल रीजन। फ्रंटल रीजन पे ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं। और इसको अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा टेक्निकल बनाएंगे तो इसको अपने को बोलना है पेक्टोरल रीजन, एंटीरियर पेक्टोरल रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फंक्शन मैंने बता दिया है। अभी व्हेन आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मैमरी ग्लैंड और द ब्रेस्ट, यू विल रियलाइज दैट देयर आर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, नाउ दैट स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन is nothing but what is called as the alveoli और alveolus। वो ऐसा रीजन है जहां पे मिल्क हमारा स्टोर हो रहा है, एक बार प्रोड्यूस हो गया उसके बाद वहां पे स्टोर हो रहा है। बट alveolus आर राउंडेड स्मॉलर स्ट्रक्चर्स ना। देखो ना डायग्राम में यू कैन सी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो राउंडेड स्ट्रक्चर है, स्मॉल 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 ग्रुप में। और सेम चीज आपने और एक जगह पे सुना होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में, एल्वियोलस इन द लंग्स। फंक्शन वापस वही है, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग द प्रोसेस। तो जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, एयर जब आप इनहेल करते हो, ऑक्सीजन गोज इनटू द एल्वियोलाई, pulls the alveoli together, allows the movement of the gases into the blood and the movement follows. So apart from that same function यहाँ पे हमारा alveolar gland या फिर alveolus का भी है। यहाँ पे alveolus का फंक्शन क्या है बच्चों? alveolus का फंक्शन है कि जो मिल्क प्रोडक्शन हुआ है उसको स्टोर कर दो। So when I talk about the storage, definitely milk कहीं तो produce हुआ है under the influence. When I talk about the process of production of milk, जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, इट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ अ हार्मोन विच इज कॉल्ड एज LTH और ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन एंड ऑल्सो इट कैन बी कॉल्ड एज PL विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोलैक्टिन। सो प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है? इट एड्स इन द प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। सो मिल्क के प्रोडक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो आपको समझ गया। अभी अपन देखते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर्स क्या है। सबसे पहला कि जैसे मैंने बताया, सबसे पहले मैंने क्या बताया? यस, एब्सोल्युटली राइट, यू हैव एल्वियोलर ग्लैंड्स। ओके, यू हैव एल्वियोलर ग्लैंड्स। ओके, ये एल्वियोलर ग्लैंड्स आगे जाके कनेक्ट कर रहे हैं, एक जगह मर्ज हो रहे हैं। कैन यू सी मर्ज हो रहे हैं। मर्ज होने से पहले सारा का सारा मिल्क का सिक्रीशन, जो ग्रीन कलर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, वो सारा का सारा मिल्क का सिक्रीशन कैरी कर रहा है। मिल्क का सिक्रीशन कैरी करके ट्रैवल करवा रहा है थ्रू व्हाट इज कॉल्ड एज लैक्टिफेरस डक्ट। एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, लैक्टिफेरस डक्ट। नाउ लैक्टिफेरस डक्ट्स के बारे में जब अपन बात करेंगे तो आपको ये समझना है कि लैक्टिफेरस डक्ट्स क्या करेंगे? एल्वियोलस से मिल्क ट्रैवल करवा देंगे और लैक्टिफेरस डक्ट से इट विल एंटर इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज द लैक्टिफेरस साइनस। सो नेक्स्ट कहां पे पहुंचे? लैक्टिफेरस साइनस। साइनस मतलब वहां पे ना थोड़ा सा बबल लाइक एलिवेशन लाइक स्ट्रक्चर है, जो बल्ज्ड स्ट्रक्चर है, जिसको आप साइनस बोलते हो। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर, इसको आपके टेक्स्ट बुक में एम्प्यूला भी बोला है, विच इज वन एंड द सेम। एम्प्यूलरी स्ट्रक्चर है वो, तो लैक्टिफेरस एम्प्यूला हो गया, फिर डक्ट हो गया, ट्रैवल करके इट विल एंटर, मतलब इट विल एग्जिट द ब्रेस्ट थ्रू अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द निपल। ओके, एंड सराउंडिंग द निपल, निपल के सराउंडिंग में you have what is called as areola. Important है students, areola. Areola is a dark brown color structure. Okay, it is dark brown color structure surrounding the nipple area. So that is why when we study and understand this process, it's important to know that nipple ke through milk secretion will happen under the influence of a hormone called as prolactin or LTH. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब अपन बात करेंगे तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रेस्ट है, इट इज ये मैं बताना चाहूंगा अलग से बहुत ज्यादा, बिकॉज इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ओके, इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है ये। सो बोलने का मतलब दिस इज द फंक्शन अगेन एज आई सेड कि मिल्क प्रोडक्शन है। ठीक है, अब इसको अलग से लिखना नहीं पढ़ना चाहिए, बट स्टिल विल गिव इट मिक्स। सो द प्रोसेस इज टू रिलीज द मिल्क। ओके, मिल्क कब रिलीज होगा? टू फीड
द यंग वंस। ओके, जो छोटे बच्चे रहेंगे उनको फीड करने का काम ये कर सकते हैं थ्रू द ऑर्गन कॉल्ड एज ब्रेस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? यहां पे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है। मतलब हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, फीमेल के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटल है ये भी देख लिया है। अभी बिफोर आई गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जब मैं नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस करूं उसके पहले एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है विच इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज हॉर्मोन्स, रिलीज ऑफ द हॉर्मोन्स, कौन से एज में होते हैं, कैसे होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अब ये जानने के लिए हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी इन ह्यूमंस। सो स्टूडेंट्स, अभी अपन जानने का कोशिश करते हैं एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज अ प्यूबर्टी इन ह्यूमंस। प्यूबर्टी इन ह्यूमंस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हम लोगों ने जो अभी तक फंक्शन डिस्कस किए, हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, तो ऑल ऑफ दीज ओनली विल फैसिलिटेट व्हेन a person, it can be male or female, reaches to a certain age. Okay, so age में आने के बाद there will be certain release of the hormones and वो hormones will further carry out the process of development of that particular person. So puberty जानना बहुत जरूरी है। तो अभी अपन puberty जानेंगे। सबसे पहला we'll talk about puberty in males. Okay, males मतलब अभी ये जो मेल्स का प्यूबर्टी इट इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय वन मेजर हार्मोन जो आपको पता होना ही चाहिए। द नेम ऑफ दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरॉन। ओके, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन आपने कहीं तो और भी सुना है हमारे प्रीवियस मॉड्यूल्स में बच्चों। फर्स्ट मॉड्यूल में आई थिंक सो हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल्स ऑफ लेडिक, टीएस ऑफ टेस्टिस में, कि जहां पे हम लोगों ने ये जानने का कोशिश किया था कि लेडिक सेल्स होते हैं जो इंटरफॉलिकुलर सेल जो बीच में होते हैं, वो सारे के सारे सेल्स रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरॉन व्हिच आर लेडिक सेल्स। सो लेडिक सेल्स रिलीजेस दिस हार्मोन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू शो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, मुस्टैशेस, लो पिच वॉइस एंड ऑल ऑफ दीज फीचर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट broadened shoulder, development of muscle, masculine development, all of these features are influenced by nothing but the testosterone. इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया है। वैसे दूसरा टॉपिक जो है विच इज कॉल्ड एज द puberty in females. ओके, puberty in females। अभी puberty in females में थोड़ा सा चीजें अलग हो जाती है बिकॉज यहां पे कैसा है बच्चों, यहां पे ना फेजेस, प्यूबर्टी के फेजेस को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया उन्होंने, प्यूबर्टी को दो फेजेस में डिवाइड कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं। सो इधर अपने पास दो फेजेस है। द नंबर फर्स्ट फेज जो आप देख पा रहे हैं इज व्हाट इज कॉल्ड एज द स्टार्ट ऑफ menstrual cycle, phase number 1. Okay, second is what is called as the end of the menstrual cycle. Okay, एक हो सकता है start of the menstrual cycle, दूसरा हो सकता है end of the menstrual cycle। ये दोनों phases के बीच का जो टाइम है, ये जो phases के दोनों के बीच का टाइम है, this will be the fertile period। आई थिंक हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है, बराबर है ना। इसको अभी जो स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो स्टार्ट होता है, द स्टार्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेनार्की। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म, इंपॉर्टेंट है। रफली अराउंड 13 to 14 years ऑफ एज में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको दिख सकता है। ठीक है, द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन हैपन फ्रॉम द विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज मेनोपॉज। ओके, इसको आप मेनोपॉज बोलते हैं। कैन एंड समवेयर बिटवीन 45 to 55 years ऑफ एज। तो मतलब क्या, द टाइम पीरियड बिटवीन द मेनार्की एंड द मेनोपॉज इज नथिंग बट द फर्टाइल पीरियड फॉर अ वुमन, एंड दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन हार्मोन। कौन है ये हार्मोन? यस, रिकलेक्ट कर सकते हैं क्या? बताइए, सोचिए। ये जो पूरा का पूरा जो रेगुलेशन है दैट इज डन बाय वन हार्मोन कॉल्ड एज एस्ट्रोजन। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, जिनको आंसर आया वेरी गुड। सो एस्ट्रोजन वो हार्मोन होता है which can give what? It can give secondary sexual characters in correct female।
अभी ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं जरा आप सोचिए, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा बिकॉज हम लोगों ने डिस्कस किया है। सबसे बेसिक तो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सबसे बेसिक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके बाद फिर फर्दर डेवलपमेंट। जब आप सोचिए जरा, ये आपको मैं होमवर्क देता हूं कि आप इसको सोचिए एंड आप मुझे बताइए कि इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं। सो हम लोगों ने बच्चों डिस्कस कर लिया है प्यूबर्टी इन ह्यूमंस, मेल्स में भी डिस्कस किया है, फीमेल्स में भी डिस्कस किया है। फीमेल्स के प्यूबर्टी का सबसे एसेंशियल कंपोनेंट जो है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्टली किस तरीके से प्रोसीड करता है, क्या करता है, उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, and then we'll proceed further in to understand the details. So when I talk about menstrual cycle, जब menstrual cycle के बारे में बात करते हैं, it's a very unique feature students, बहुत ज्यादा यूनिक फीचर है ये। यूनिक फीचर है किसका? क्या menstrual cycle आपको सब में दिखता है? आंसर इज नो, इट इज नॉट सीन। सो इट इज द यूनिक फीचर, it is the unique feature of what is called as primates and including humans के साथ humans के पास menstrual cycle का एक unique phenomena है। Before I make you understand this, ये भाई साहब का time period क्या है? What is the time period? The time period can be approximately 28 to 30 days. मतलब one menstrual cycle can last for about 28 to 30 डेज। सो 28 से 30 दिन का बड़ा सा स्पैन होगा जो जिसमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। एंड व्हाट इज एग्जैक्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी आप समझिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है विच इज रिलीज। आई एम टेलिंग यू वन डेफिनेशन, और अगर आपको ये याद रह जाता है, समझ में आता है, सो बेसिकली आप वही फॉलो कर लीजिए और आप वो आपके हिसाब से लिख सकते हैं। सो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल? इट इज द रिलीज ऑफ unfertilized ovum out of the सिस्टम के बाहर आप जब एक अनफर्टिलाइज्ड ओवम को रिलीज कर देते हो, उस प्रोसेस को आप बोलते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑफ कोर्स ये अकेले में नहीं होगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग व्हिच कैन आल्सो हैपन। सो यहां पे देयर विल बी ब्लीडिंग, यहां पे ब्लीडिंग भी दिखेगा। तो ये जो पीरियड है, ये जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम का जो रिलीज है मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, दैट एंटायर प्रोसेस अकर्स फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 28 to 30 डेज। सो अभी अपन जाते हैं एग्जैक्ट कंटेंट पे इसके और जानने का कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डायग्राम आपके सामने बनाया है, ये जो ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ आपके खुद के स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में है। ये ग्राफ समझना काफी इजी है। इन अ वे यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई एंड हाउ आर वी डीलिंग विद दिस। सबसे पहले मैं इसके पहले कुछ बताऊं आपको। ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है ना, मेंस्ट्रुअल का जो साइकिल है ना, हमारा 4 फेज में डिवाइडेड है भाई। देखो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, वो 4 फेजेस में है। सबसे पहला इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल फेज, द वेरी फर्स्ट फेज। देन यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्रोलिफरेटिव फेज, the third is what is called as the ovulatory phase, and the fourth is what is called as the secretory phase. ये 4 phases में पूरा menstrual cycle divided है, पूरा का पूरा divided है। आप अगर इसको याद रखने में दिक्कत हो रहा है या फिर by any chance, तो you can just remember MPAUSE। ठीक है, MPAUSE। तो एक सबसे पहला menstrual, फिर proliferative, फिर ओव्यूलेटरी, फिर अपने पास है सिक्रेटरी फेज। ठीक है, अभी बिफोर आई प्रोसीड फॉरवर्ड, एक चीज आपको याद रखना कि ये ग्राफ समझना कैसे। तो मैंने स्टार्ट किया 0 से, द 0th डे जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल जस्ट बिगिंस, वहां से टेकन इट टू 28-30 डेज का पूरा स्पैन है। इसको मैंने 3 इंपॉर्टेंट फेजेस में ग्राफ को डिवाइड कर दिया है। द वेरी फर्स्ट इज द मेंसेस, विच इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन द मिडल वेयर द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल पीक, एंड देन फॉलोड बाय द एंडिंग पार्ट। ओके, उसके बाद इधर मैंने बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स का नाम लिखा है, उसमें से 2 हार्मोन्स जो पॉइंट ऑफ हाईलाइट है अपने को, विच इज द वेरी फर्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन। ओके, ये हार्मोन्स को आपको पता रखना है बच्चों। एक होता है एस्ट्रोजन। ओके, एस्ट्रोजन ये एक हार्मोन है। दूसरा देखिए मैंने क्या लिखा है वहां पे, यस करेक्ट, दूसरा हार्मोन इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन। ओके, प्रोजेस्टेरॉन। सो एक हमारे पास एस्ट्रोजन है और ये सेकेंडरी हार्मोन्स, ये हार्मोन्स है विच आर इन्फ्लुएंस्ड एंड रेगुलेटेड बाय 2 अदर हार्मोन्स। 2 और हार्मोन है हमारे पास जिनको आप गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स बोलते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए बच्चों, उनको गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं। तो ये 2 हार्मोन है। ये 2 हार्मोन कौन से है? एक होता है FSH, दूसरा होता है LH।
ठीक है, एक FSH है, दूसरा हमारे पास LH है। तो आपको ब्लू कलर में जो ग्राफ दिख रहा है FSH का है, रेड कलर में ग्राफ दिख रहा है वो अपना LH का है। और फिर ओवेरियन साइकिल में तो आप आई थिंक सो आपने ये कहीं तो डायग्राम देखा हुआ है, जरा रिकलेक्ट करो, चलो पॉज करो यहाँ पे, ये डायग्राम, ये जो फेजेस है ये आपने कहीं तो देखे हुए हैं। यस, अगर आपने सही जवाब दिया है अपना स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ ओवरी में, तो यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। वहां पे आपने डेवलपमेंट देखा था, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड देन फॉलोड बाय द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल एंड द रिलीज ऑफ द ओवम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बोलने का मतलब कि ये जो पूरा है ये आपने ऑलरेडी देख लिया है, यहाँ पे जस्ट आई एम गिविंग अ क्विक ब्रश अप टू यू। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? सबसे पहले वाले पेज में जाते हैं, जो कॉल्ड एज योर मेंस्ट्रुअल फेज। देखो इसमें समझाने जैसा कहीं, ग्राफ एक बार समझ गया, मैटर खत्म हो गया, मैटर खत्म हो गया। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, लुक एट द मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब क्या? स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट मतलब भाई साहब ये कब से कब तक रेंज करेगा? ये रेंज कर रहा है हमारा अप्रोक्सीमेटली 0th डे से चालू होता है, इट कैन रेंज अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 days। मतलब स्टार्ट 0th डे का मेरा मतलब है कि जहां से शुरू हो रहा है वो, ठीक है। व्हेन अ फीमेल गेट्स एनी काइंड ऑफ साइंस अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैं उसका मतलब ये मैं बोल रहा हूं, तो अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 days का हो सकता है, एंड इट इज ब्लीडिंग। Okay, this is also called as the bleeding phase because there is a lot of bleeding which is happening here. Okay, bleeding. Okay, there is a huge amount of blood which can come out during this process. Why? Because of two major changes. Number one change, there is hormone which is called as the prostaglandin. Okay, there is a hormone which is called as prostaglandin. Prostaglandin का secretion जो रहेगा वो कम हो जाएगा। Okay, and also there will be reduced amount of एस्ट्रोजन का भी रिलीज कम, ठीक है, एस्ट्रोजन का भी रिलीज कम। सो हार्मोनल लेवल पे अगर आप देखोगे तो एस्ट्रोजन का लेवल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल ये पहले 4 से 5 दिनों में काफी ज्यादा कम रहता है, बिकॉज यहाँ पे देयर इज एक्चुअली शेडिंग। जो इम्पेंडिंग जो लेयर हम लोगों ने बनाया था म्यूकस का, जो थिक लेयर बन गया था, वो सारा का सारा अलोंग विद ब्लड, म्यूकस, सेल्यूलर डेब्रीज, सबसे थ्रू वो बाहर रिलीज हो जा रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट फेज। कैन यू सी इट स्टार्ट्स हियर। तो ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन, इट इज गोइंग टू पीक डाउन, देन फॉलोड बाय द नेक्स्ट स्टेप। अभी देखो यहाँ पे, अभी जब वो डेवलपमेंट, जब वो ब्लीडिंग हो रहा है, जब वो ऊजिंग आउट हो रहा है, जिसको आप वीपिंग ऑफ द यूट्रस भी बोलते हो, कि जब वो बाहर हो रहा है, ब्लीड हो रहा है, उस वक्त पे नए प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स भी डेवलप हो जाएंगे। सो मतलब मेरा बोलने का क्या है, द नेक्स्ट स्टेप मतलब नेक्स्ट स्टेप देखिए जरा, इधर देखिए, नेक्स्ट स्टेप वाला कौन सा है, विच इज कॉल्ड एज द प्रोलिफरेटिव फेज। अब ये प्रोलिफरेशन मतलब सेकेंड टाइप, ठीक है, यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द proliferative phase. Now students, what is proliferative phase? Look at the graph. Proliferative phase यहाँ पे स्टार्ट कहां से हो रहा है? अप्रोक्सीमेटली 6th डे से, ठीक है, बिगिंस फ्रॉम अप्रोक्सीमेट 6th डे। टाइम पीरियड कैन बी 6th to 13th डे। ओके, 13th डे तक इसका टाइम स्पैन वेरी करेगा। एंड इन शॉर्ट, प्रोलिफरेशन मतलब डिविजन, मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे देयर इज एक्चुअली में नए डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ओके, यहाँ पे हमारा फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट आपको दिख रहा है। लुक एट द ग्राफ। सो प्रोलिफरेटिव फेज में चेंजेस और देखो क्या हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट, बिकॉज तुमको अगर याद रहेगा, वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो था वो उधर याद करो, टीएस में, ओवरी में। प्राइमोर्डियल फॉलिकल तो किसमें कन्वर्ट हो रहा था? प्राइमरी में, सेकेंडरी में, देन टर्शियरी में। तो सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है, सेकेंडरी फॉलिकल इट इज गोइंग टू रिलीज a hormone. Okay, secondary follicle is going to release a hormone which is called as estrogen. तो पहला एस्ट्रोजन डाउन हो गया था, लुक एट इट, एस्ट्रोजन डाउन हो गया था, बट जैसे प्रोलिफरेशन फेज आ गया, ये पकड़ लिया, एस्ट्रोजन पीक कर दिया। एस्ट्रोजन पीक करने के बाद उसके तुरंत बाद जो अलग अलग टाइप के रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, उसमें से वन हार्मोन विच इज कॉल्ड एज FSH रिलीज हो जाएगा। एंड बिकॉज देयर इज रिलीज ऑफ FSH का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? कमेंट्स में बताओ जरा। वो FSH का फुल फॉर्म इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसको स्टिमुलेट करेगा? यस, एब्सोल्युटली राइट, फॉलिकल को भाई सब स्टिमुलेट करेगा। फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा तो देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। यस,
और जब फॉलिकल का डेवलपमेंट हो जाएगा उसमें से जो सेकेंडरी फॉलिकल रहेगा वो भाई सब क्या रिलीज कर रहा है, हार्मोन विच इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन, बिकॉज हार्मोन रिलीज हो रहा है, पिकअप कर रहा है, कैन आई से एस्ट्रोजन का लेवल क्या करेगा, करेक्ट, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाना है भाई, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा दो, देखो प्रोलिफरेटिव, एस्ट्रोजन का लेवल पिक कर दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर? मैंने क्या किया, जो पहला सबसे पहले मैंने यूट्रस को कंप्लीटली क्लीन आउट कर दिया, मैंने ब्लीड आउट कर दिया ड्यू टू सर्टेन हार्मोन जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डेवलपमेंट वापस स्टार्ट कर दिया है। सो डेवलपमेंट का जब स्टार्टिंग प्रोसेस हो रहा है, जब डेवलपमेंट स्टार्ट होते जा रहा है, तो मैंने वापस हॉर्मोन्स लेकर आया, वो हॉर्मोन्स ने फॉलिकल्स को डेवलपमेंट करा दिया, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट फर्दर वाज अकंपनीड बाय रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, thereby picking it up, so that is what is called as a proliferative phase. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो इसका हाईलाइट है भाई, इसका हाईलाइट है थर्ड वाला, कौन सा पता है? थर्ड वाला इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेटरी फेज। ओके, ओव्यूलेटरी फेज, ये जो ओव्यूलेटरी फेज है ना, ओव्यूलेटरी फेज, इट इज एक्चुअली द 14th डे। व्हाट इज ओव्यूलेटरी फेज? इन शॉर्ट रिलीज ऑफ ओवम। बट कैसे यहां पे भी एक अपने को एक हार्मोन लगने वाला है भाई साहब, इन हार्मोन का नाम है अपना LH। सो दिस रिलीज ऑफ ओवम इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH का फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या? पढ़ा है आपने, पढ़ा है इसलिए तो पूछ रहा हूं, आपने पढ़ा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्या बोलेंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? मतलब क्या किया मैंने, ओवम को रिलीज करवा दिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। अभी जरा ग्राफ देखिए, 14th डे पे आइए, 14th डे आया, चलो ऊपर सीधा, LH देखो फुल पीक पे है, फुल पीक पे, मतलब ओव्यूलेशन जैसा ही चालू हो जाएगा LH का लेवल विल बी अप, LH का लेवल अप हो जाएगा, साथ ही साथ बिकॉज FSH फॉलिकल का डेवलपमेंट चाहिए मेरे को, फॉलिकल का डेवलपमेंट चाहिए, हो चुका है, तो उसके बाद LH पीक मार देगा। LH पीक होने के बाद कैन यू सी हियर, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा हूँ बट आई थिंक सो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मैच्योर, ग्राफियन फॉलिकल, रिलीज ऑफ ओवम, ओव्यूलेशन, ऐसा समझो। तो 14th डे पे क्या हो गया भाई, 14th डे पे एक हमारे पास मैच्योर फॉलिकल था, किधर गया, हाँ यहाँ पे, सो हमारे पास यहाँ पे एक मैच्योर फॉलिकल, लेट मी चेंज द कलर यार। सो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक मैच्योर फॉलिकल था। मैच्योर फॉलिकल क्या रहता है टर्शरी के बाद ना, हाँ, तो मैच्योर फॉलिकल जो रहेगा, मैच्योर फॉलिकल विल बी डेवलप्ड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाएगा तो भाई साहब क्या हो जाएगा, रप्चर ना, रप्चर का मतलब क्या, फट जाएगा, तो ये रप्चर हो जाएगा। जब रप्चर हो जाएगा तो कौन सा हार्मोन लूं मैं यहाँ पे, यस अभी जस्ट बताया, ऊपर देखो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, LH। रप्चर के बाद ओवम इज आउट, ओवम आउट, देखो ओव्यूलेशन इसी को तो बोलेंगे, ओव्यूलेशन इसी को बोलेंगे। जैसा ही ये प्रोसेस हुआ, आई वांट यू टू लुक एट वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ना, बिकॉज ओवम इज नाउ रिलीज्ड। सिर्फ अब यूट्रस को थोड़ी पता है कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये तो नहीं पता ना। सो हर बार जब भी ओवम रिलीज होता है ओवरी से, तो हर बार बेड का मेंटेनेंस, अभी जस्ट बताया कुछ देर पहले, मतलब यूट्रस की तैयारी, तो यूट्रस की तैयारी करनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर बाय चांस ओवम फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म ने एंट्री किया है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो डेफिनेटली यू गोइंग टू फाइंड जाइगोट, यस जाइगोट मिलेगा, एंड वो जाइगोट को फिर फैसिलिटेट करवाने के लिए, हेल्प करवाने के लिए, न्यूट्रिशन, अटैचमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, इम्प्लांटेशन, ऑल ऑफ दैट इज हैज टू बी टेकन केयर। फॉर दैट आई रिक्वायर अ वेरी थिक लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। दिस थिक लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू बिगिन पोस्ट द 14th डे। यू कैन सी हियर यूट्राइन साइकिल में देखिए कि थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। सो मतलब मैंने क्या किया, ओव्यूलेटरी फेज में ओवम को रिलीज करवा दिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज LH। ओके, देन उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज विच इज कॉल्ड एज द सिक्रेटरी फेज। चलो सिक्रेटरी फेज काफी ज्यादा इजी है, अगर आपको ये तीनों फेज समझ गया तो वो भी समझ जाएगा। चौथा वाला इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज मतलब क्या, देखो अभी ना मैं चाहूंगा तुम लोग जरा टीएस ऑफ ओवरी का रिकलेक्शन करिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बच्चों, उधर पीछे जाओ, वो वीडियो देखो पहला। ये जो सिक्रेटरी फेज जो होता है, सिक्रेटरी फेज, उसके अंदर आपको ये पता है ग्राफियन फॉलिकल,
बराबर। ग्राफेन फॉलिकल ने ओवम को रिलीज कर दिया, तो कुछ तो रिमेन हुआ ना, कुछ तो बचा ना, कुछ तो बचा ना। क्या बचा? बच्चे को क्या बोलते हैं अपन? बच्चे को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो। यस, उसको अपन बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। ये कहां पे बताया था मैंने? टीएस ऑफ ओवरी में भाई साहब बता दिया था। ये देखो इधर गया, थिकनिंग बढ़ गया। थिकनिंग बढ़ने के बाद इधर ऊपर देखो, ये जो लाल कलर का जो डब्बा मैंने बनाया ओवम है, ये ग्राफेन फॉलिकल मेच्योर अपना डीनेचर हो गया। डीनेचर होने के बाद फर्दर येलोइश कलर के स्ट्रक्चर में बदल रहा है, उसको अपन बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। सो कॉर्पस लूटियम जो है वो 3 मेजर हार्मोन्स रिलीज करता है। वन इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन, अनदर इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन। सो ये जो कॉर्पस लूटियम है, इट इज गोइंग टू रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन, ओके। Then it is going to release a hormone called as estrogen, okay, estrogen को रिलीज करेगा। एंड वन मोर हार्मोन विच इज कॉल्ड एज इनहिबिन। इनहिबिन, सर इनहिबिन क्यों चाहिए? इनहिबिन ताकि एफएसएच का सिक्रीशन बंद हो पाए। एफएसएच का सिक्रीशन अगर बंद नहीं हो तो फॉलिकल बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते, साइकिल विल कंटिन्यू ऑन एंड आई वांट टू स्टॉप इट। So what I'll do, I will release inhibin. I'll stop the FSH. Once the movement of the secretion of the FSH is stopped, I can further take the process forward. क्या फॉरवर्ड लेके जाना है? ये जो सिक्रीटरी फेज है काफी लंबा फेज है, मतलब इसके अंदर कुछ तो चेंजेस तो डेफिनेटली आ रहे भाई साहब। क्या है? 14th डे पे कौन हो गया? 14th डे पे ओव्यूलेशन फेज हो गया, ये चला दो 15th से, चला दो 15 से 28 विद इन 28th डे, लास्ट लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज सिक्रीटरी फेज। तो सिक्रीटरी फेज जो होता है वो काफी लंबा चलता है, बिकॉज इसके अंदर क्या है पता है? कॉर्पस लूटियम ये बन गया कब? जब ओवम रिलीज हो चुका। कॉर्पस लूटियम कैन बिहेव एज अ टेम्पररी, इट कैन बिहेव एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। इसलिए तो भाई साहब वो रिलीज कर, देखो ना हार्मोन ऊपर के, बिकॉज वो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर बाय चांस फर्टिलाइजेशन होता है, बात को समझिएगा बच्चों, अगर बाय चांस फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के लिए लगने वाला सारा मटेरियल, सारे हार्मोन्स मेरे पास ऑलरेडी होंगे। प्रोजेस्टेरॉन पिक करा, देखो अभी तो पता है प्रोजेस्टेरॉन पिक करा, प्रोजेस्टेरॉन पिक जब कर लेगा तो बेड बन जाएगा। बेड मतलब यूटेराइन लेयर, यूटेराइन एंडोमेट्रियम का थिकनिंग होना। तो यूटेराइन एंडोमेट्रियम का जैसे थिकनिंग हो गया वैसे ही बेड बन गया। बेड बन गया तो फर्टिलाइजेशन हो जब हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के अटैचमेंट के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट पड़ जाएगा वो, तो इसके लिए अपन ने वहां पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पिकअप कर दिया। तो ये सोचकर हम लोगों ने सिक्रीटरी फेज के अंदर कॉर्पस लूटियम के साथ ये रिलीज करवा दी है। बट कॉर्पस लूटियम कुछ वक्त तक ही ये चीज कर पाता है। आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम कुछ दिनों बाद what is going to happen? Corpus luteum is going to convert into what is called as corpus albicans. Corpus albicans ये जो होता है ना, ये वाला भाई साहब येलो कलर का स्कार होता है। ये अपन ने इसमें भी डिस्कस किया, किसमें? क्या था वो? यस बराबर, ये देखो उधर देखो येलो कलर का स्कार दिख रहा, येलो कलर लास्ट में खत्म। सो मतलब क्या, जो पेंडिंग वाले, और एक चीज में यहाँ पे वापस एक बार रिवाइज नहीं करवाया, बट आई थिंक सो यू शुड नो दैट, बिकॉज टीएस ऑफ ओवरी में अपन ने बात कर लिया, उसको पहले वाले मॉड्यूल्स में बात कर लिया है कि जो पेंडिंग वाले फॉलिकल्स है वो कहाँ पे गए। हाँ पॉज करो, चलो पॉज करो, देखो यहाँ पे देखो, पेंडिंग वाले जो फॉलिकल्स थे वो सारे के सारे फॉलिकल जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिजनरेट हो गए। उसको एट्रेजिया बोलते हैं, बिकॉज आपको याद है ना 416 अंडे ही रिलीज होते हैं, 416 एग्स ही रिलीज हो रहे हैं, बाकी कहाँ पे जा रहे हैं? ऑल ऑफ द पेंडिंग एग्स will eventually die, denature and follow the process called as atresia. So मतलब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हो रहा है। एक बार अगर बाय चांस फर्टिलाइजेशन हुआ है, अभी देखो एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, अगर बाय चांस फर्टिलाइजेशन कंफर्म है, ओके, अगर बाय चांस फर्टिलाइजेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब फ्यूजन हुआ है, तो फ्यूजन हुआ है मतलब जाइगोट बनेगा, बराबर है, जाइगोट बन रहा है, जाइगोट बनना मतलब कैन आई से ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी कंफर्म। तो बाय चांस अभी ये अगर होता है तो देयर विल बी रिलीज ऑफ अनदर हार्मोन जो प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकता है। दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज द एचसीजी। एचसीजी का फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। So human chorionic gonadotropin hormone is the hormone which is released if the female is pregnancy positive.
अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है so this will be released and the pregnancy would be confirmed. But if at all the pregnancy is not there, fertilization is not there, let's come back again to the first phase of the cycle, of the menstrual cycle, which is nothing but the menstrual phase. The bleeding will start again. So once the bleeding starts again, what is going to happen? The same process will repeat for next 28 days. So if the fertilization is confirmed, you understand the point. The fertilization is confirmed, the zygote is formed, HCG will be released, pregnancy is confirmed. But if the process is not happening on that end, that is the fusion is not happening, sperm and क्या नाम इसका ovum का fusion नहीं हुआ है, sperm available ही नहीं है, तो फिर ovum जो रहेगा वो unfertilized रह गया. Unfertilized ovum रहने के बाद it will be released out, again the cycle will continue and the shedding of will happen. So students, I hope so menstrual cycle में जो main points हमने डिस्कस किए ना, इसको लेकर आप इलैबोरेट करेंगे, अच्छा खासा आंसर बनने वाला है. एग्जाम में ये ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, वो पूछे चाहे ना पूछे. अगर ये सवाल आएगा तो ये ब्रीफ के लिए आएगा, ब्रीफ के लिए आया मतलब ये आपको लिखना है. डायग्राम बनाना बहुत, ये ग्राफ जिसको आप बोलेंगे बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट इज शोइंग सम स्टैटिस्टिक्स, इट इज शोइंग सम ग्राफ विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू. यहां पे हमारा ऑफिशियली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है. तो हम लोगों ने पिछले मॉड्यूल्स में जो जो डिस्कस किए हैं, एक वाज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अनदर वाज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा का पूरा डिटेल देख लिया, एंड यहाँ पे हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म किया है. सो बच्चों, नेक्स्ट मॉड्यूल में वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज द गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम, कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस लग रहे हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे. उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, प्लीज पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. I will try and answer them, and if you like our video, please give it a like button and do subscribe to our YouTube channel. Till then, I'll see you in the next class. Thank you very much and stay safe.